Salam and welcome to Nazak More. मेरा नाम है अंबर रहीम शम्सी, co-host of this podcast. Obviously जहां हम हफ्ते भर में जो पाकिस्तान और कुछ ऐसी खबरें जो जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होता है लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो occur करती हैं, उन पे भी बात करते हैं. तबसरे होते हैं, analysis होती है, and we obviously talk about winners and losers at the end. Uzair. अंबर, आज मैं जो है अपनी हस्बे मामूल इंट्रोडक्शन के साथ एक नया रोल मेरा आया है, उस पर इन्फॉर्म कर दूं ऑडियंस को कि आज से जो है, बल्कि हफ्ते जुम्मे के दिन से मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का नुमाइंदा हूं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंगेज करेगा $2 अरब रेस करने के लिए. तो जो है उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने जो मीटिंग की थी, सैलानी वेलफेयर वाले मेमन हैं हमारे भाई, तो मैंने सोचा उनकी मदद की जाए $2 अरब रेस करने के लिए, क्योंकि आज हफ्ते की बड़ी खबर ये थी कि वज़ीर ख़जाना ने चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसे इकट्ठा करने का कह दिया है. तो आपको क्या लगता है इस नए रोल पे? आप उन नेक पाकिस्तानियों में होंगे जो हम अंडरसीज पाकिस्तानी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लेकर आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, ओवरसीज नहीं. मैं ये तो वही स्कीम है ना जो इमरान खान साहब ने भी प्रपोज की थी. जी, वो उन्होंने डैम फंड और इन चीज़ों पे, वो एटलीस्ट खान साहब जो हैं उनको दाद देनी चाहिए, कम से कम कोई प्रोजेक्ट ही बना के ओवरसीज पाकिस्तानी को कह देते थे कि इसके लिए चंदा भेजें, तो उस पे लोग ज़्यादा. डैम में काफ़ी लोगों ने, मैं जानता हूँ खुद, जिन्होंने पैसे भेजे थे. तो अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो खुल्लम खाता है कि आप बस भेजें पैसे किसी ना किसी तरह, प्रोजेक्ट वगैरह को भूल जाएं. तो मैंने सोचा ये नया रोल अपनाया जाए. मजाक कर रहा हूँ ऐसे, इससे पहले कि लोग नीचे लिखने लग जाएं कांग्रेट्स. तो मैंने कहा कि अगर वजीर खजाना साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम भी जरा अपना हाथ उसमें बढ़ाएं. उजैर, वैसे मैं आपकी शक्ल जब देखती हूँ तो मुझे तो बस डॉलर डॉलर नजर आते हैं क्योंकि आप डीसी, सो ब्रिंग अस द मनी, ब्रिंग अस द मनी, वी नीड द मनी. बिल्कुल. नहीं आ रहे पैसे. आईएमएफ का मसला फंसा हुआ है, which is one of the things we'll be talking about. लेकिन आई थिंक उससे पहले जो एक बहुत बड़ी खबर आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो इतवार की शाम है, रात है, बल्कि 10 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, और हम इस वक्त बात, आई थिंक वी शुड रियली ओपन विद परवेज मुशर्रफ, साबिक फौजी आमिर, और उनके हवाले से जो डिबेट और डिस्कशन हो रही है, क्योंकि अभी तक उनकी लेगेसी क्या कुछ हुआ अभी तक काफी उसमें आ चुका है. मेरे ख्याल में इसमें मेरा एक जो मैं पॉइंट करूंगी कि आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है, आपका ताल्लुक कौन सी क्लास से है, आपका ताल्लुक आपकी एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स क्या है, ये डिटरमिन करता है हाउ यू व्यू परवेज मुशर्रफ. एंड जस्ट अ लिटिल पर्सनल सॉर्ट ऑफ नोट ऑन दिस इज वेल के जब you were probably too young maybe perhaps to remember this, but I was in university जब 1999 का coup हुआ था, और मेरा घर लाहौर मॉडल टाउन में है. एंड बिल्कुल जस्ट FYI, जो इनके PMLN के जो दफातर हैं उनके सामने उनके घर होते थे, रेजिडेंसेस होते थे, and I grew up there opposite, and I still remember I hadn't gone to university, it was just me and my father. अचानक से PTV जब बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ, कुछ कमोशन बाहर लग रहा था, और फिर मैं अपनी छत पे गई थी और मैंने सामने देखा तो बहुत सारे हमारे फौजी भाई जो है वो उनकी नजर आ रही थी, उन एहलकार नजर आ रहे थे, हम भी नजरबंद थे, नवाज शरीफ और दीगर PMLN के लीडर्स के साथ. सो दैट्स माय मेमोरी ऑफ द कू एज वेल. एंड आई डू रिमेम्बर रियली गुड पीस जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, हेरल्ड मैगजीन में जफर अब्बास ने लिखा था. And it was one of the reasons I wanted to work at Herald, which is why I went there it was my first job, proper sort of journalism job. और उन्होंने मेरे ख्याल में सितंबर का इशू था 1999 का, and wrote about how there's a possibility of a coup and it was brewing in Islamabad. So that's just a little personal thing I want to open with. नहीं अंबर, I was in school at that time, और मुझे याद है कि सुबह स्कूल पे जब निकलते थे तो अखबार आया हुआ होता था, कोर्टयार्ड के अंदर पड़ा होता था, न्यूज़पेपर मैन ने डाला होता. मुझे अभी तक याद है उस पर तस्वीर थी, जो है वो फलांग के ऑफिसर्स या सोल्जर्स जा रहे थे PM हाउस के अंदर. इट्स एन आइकॉनिक फोटो, इट्स इन माय माइंड. और एनेक्डोटल and quite terrifying. I'll tell you, quite terrifying as well. That I still remember that feeling of helplessness where nothing made sense. Yeah, and Karachi, Amber, had a weird sort of romantic affair with General Musharraf. Still does. And it was interesting to, आज जब मैं सुबह उठा और खबर पढ़ी था, I was just in my mind going through some memories of that time.
So living in Karachi, I remember three instances of, that in my mind at least sum up the Musharraf era and everything that came or continues to come towards Pakistan to this day. एक तो ये तस्वीर थी अंबर, दूसरा था कि मेरा जो ड्राइवर था उस वक्त, आई गॉट along with him really well, and he was like a really very smart guy, and I learned a lot from him, including how to write a letter. उसने मुझे एक दफा सिखाया था कि खत का तरीका क्या होता है. तो मुझे याद है उसका नाम जहान सैयद था. तो जब हम सदर से जा रहे होते थे कू के बाद, तो मिलिट्री पुलिस आपको कहीं ना कहीं नजर आती थी, क्योंकि मैं सेंट पॉल्स में था. सेंट पॉल्स के बराबर में आर्मी स्कूल है और उसके सामने पीएनएस भी लगता था. तो आप मिलिट्री प्रेजेंस देखते थे उस एरिया में. तो वो हमेशा सलूट करता था और मतलब कहता था कि फौजी जो हैं बड़े जबरदस्त हैं, मतलब टिपिकल व्हाट पाकिस्तानीज व्यू देयर सोल्जर्स एज, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देम. But towards the end of that, dictatorship, you wouldn't hear that anymore. The military had become reviled across the board, especially among Pashtuns because of the war on terror, and we'll touch on that in just a moment. So that was my second memory that came to my mind, the transition that had happened and I'd seen as a teenager in front of my very eyes, that evolution. और तीसरी नंबर ये थी कि मुशर्रफ के ज़माने में it was linked also to the war on terror and the marriage of convenience that the MQM had with him and his regime. Yeah. Growing up, जब my dad and others would talk about what was going on in the city, तो एक चीज़ हम बड़ा सुनते थे कि पाकिस्तान या कराची में असला बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो किसी को मालूम नहीं है कि जा किधर रहा है, बस असला आ रहा है. इस पे बात रुक जाती थी कि कराची में जो है ना बहुत असला आ गया है. और फिर ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड 2008-9 के बाद हमने देखा कि उस असले से शहर में क्या हुआ. And again, people forget, because of their weird romance, especially in Karachi with General Musharraf, that what came after 2008 in the city, gang war or violence or Talibanization or फिर rangers की presence or operation cleanup जो हुआ quote unquote, these are all legacies that city still grapples with, and people forgot. But those were three things that came to my mind to see कि वो transition किस तरह हुई. और again, all of these things continue 2022 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी, impacting the broader society in Pakistan. नहीं, absolutely. I think Zia की जैसे legacy की बात करते हैं. I mean, I think instead of just looking at the Musharraf era, let's look at the results of that era, or the carryover of that legacy. I think PMLQ एक किंग्स पार्टी जो क्रिएट की थी, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप एज जेन ज़ी सेज, वो दैट्स ऑब्वियसली मुशर्रफ एज वेल. जो करप्शन नैब का जो इदारा है, ये भी मुशर्रफ की क्रिएशन है. War on terror and the accountability on that front as well, for just for the dollars. आपसे तो हम, I look at you and I see dollars, but Musharraf also saw dollars, obviously, and that was obviously another, I think, a byproduct. Obviously, we're going to talk about that in the current wave as well. I think I will very clearly say कि चाहे आप आइन की बात करें, जब वो कू हुआ था और वो जब मशहूर खिताब किया था पीटीवी से, जब रियासती टेलीविजन पर आकर कि इदारों की धज्जियां उड़ गई हैं और कोई हाल नहीं है, चाहे कारगिल हो, चाहे वॉर ऑन टेरर हो, चाहे ग्वांटानामो बे में जो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों को भेजा गया, और किस बुनियाद पे भेजा गया, ताकि पैसे आते रहे पाकिस्तान को. जिस तरीके से मुशर्रफ ने हर शर्त मानी थी अमेरिका की, without any resistance, we've paid the price for it and continue to pay the price for it. जो मुख्तलिफ किस्म की डील्स होने कोशिश की गई थी during the Musharraf era as well, whether it was the US or whether it was with various non-state actors, जिसको कहा जाता है terrorist groups, उसकी proliferation, उसकी जो आप नजर आती है, of all kinds, of all nationalities, ये भी मुशर्रफ के दौर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. अब दो चीजों पे मुशर्रफ की तारीफ की जाती है, वो है लोकल बॉडीज का जो सिस्टम था, और दूसरा शायद जो मीडिया फ्रीडम्स थी. बट अगर आई क्लियरली रिमेम्बर, आपने बात की कि शुरू कैसे हुआ था और आखिर में कैसे उसको देखा जाता था, फौज को कैसे देखा जाता था.
But if look at media freedom, आज़ादी तो दी, और and that was the particular purpose as well, कि इंडिया जिस तरीके से कारगिल में इंडिया ने अपने मीडिया को इस्तेमाल किया, तो एक रिकग्निशन थी कि एक आज़ाद मीडिया पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, मुफीद हो सकता है. आई मीन यू कैन गिव हिम सम डिग्री ऑफ क्रेडिट, बट जिस तरीके से हम जब काले पट्टियां पहनकर बाद में एहतजाज कर रहे थे, जब इमरजेंसी रूल नाफिज हुआ था और चैनल्स को बंद किया था, मेरे ख्याल में वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑब्वियसली कैन बाइट यू बैक, एंड डिक्टेटर हु इज अनअकाउंटेबल विल टेक दैट मेजर व्हेन ही इज डेस्परेट. इदारे जो हैं, चाहे अदालतें हों, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट हो, चाहे फौजी हो, चाहे बलूचिस्तान में जो आपकी अलहदगी पसंद तंजीम हो, he left Pakistan at every sector जिसको कहेंगे worse than it was. And अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से आप रिलेट करते हैं, बिजली, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, तो ये याद रखने की जरूरत है कि ये सब कुछ इसकी इब्तदा, इसकी स्ट्रेंथनिंग, इसको मजबूत किया था परवेज मुशर्रफ के फौजी आमिर ने, जो आखिरी दिन तक, और उनको मगफरत अदा फरमाए वगैरह वगैरह, अकाउंटेबल नहीं रहे थे, यहाँ तक कि he was obviously convicted of high treason and managed to get away with it. कोई इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए. In his interviews to the last, he was unapologetic and did not see anything wrong with anything that he did. Yeah, no, I agree, and I think it will be interesting to watch, at least from afar, and would, you know, as the day draws near, would love your take on the proceedings as well. क्योंकि ये एक मुझे याद है, मैं अंडरग्रेड में जब I took a class on Latin American politics, and I remember जब पिनोशे की मौत हुई थी, तो पूरा जो है चिले के अंदर एक फौज ने का स्टेट फ्यूनरल वगैरह, उस पर बहुत प्रोटेस्ट्स हुए थे, and a lot of Chileans were really angry in terms of doing that for a military dictator. Again, a military dictator very close to the United States, a military dictator who perhaps in elite Chilean business-oriented families was looked kindly upon and favorably among the conservative rich class of Chile, but less so by the young, by the marginalized, by those who saw the worst of that dictatorship. So Chile had a big debate on that. And I wonder, Amber, maybe let's speculate on this a bit, given some of the tweets that have come out and some of the way in which, you know, media headlines are also walking on eggshells related to how to cover his death. Do you think Pakistan mein ek robust, open debate hoga on his legacy ahead of his funeral? And the fact that, at least from what I'm hearing, तैयारी तो है एक पूरा जबरदस्त किस्म का फ्यूनरल देने की मुशर्रफ साहब को. मेरे ख्याल में कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अब उनको इजाजत भी है मीडिया पे, जो तज्जिया करते हैं, जो जमहूरियत पसंद है, जो खुल के बात करने की कोशिश करेंगे. और मैंने आज कुछ डिबेट देखी है. आई एम अफ्रेड देयर टू मेनी पीपल हु आर इन लव विद द मिथ ऑफ द मसाया. And these were obviously, yes, Pervez Musharraf ke daur mein, given his personality, he seemed to be candid and open. He would, you know, would love the media attention. Interviews dete bhi the. Bahut sare log, there's a lot of people who are, I would say, jo influencers hai media mein, who are very fond of him. But I do know that there are a lot of analysts. जैसे जॉर्ज बुश, कदा कलामी माफ, जॉर्ज बुश के बारे में कहा जाता है, he was a man you could have a beer with, that's why Americans liked him. So for Pakistani elites, he was a man you could have a whiskey or a glass of wine with. So perhaps that's what the affinity, the affinity comes from. Absolutely, absolutely, because जो सहाफी होते हैं, खास तौर पे कुछ ऐसे सहाफी who love that sort of proximity to power, and that is also, you know, you talked about wine and whiskey. Well, that's also pretty heady, isn't it? So he used to give that access. So I think कुछ हद तक I have seen some kind of open, honest debate. Not as much, क्योंकि अब मिसिंग पर्सन्स के जो एहतजाज था, वो इशू अब उस पर इतने खुल के बात नहीं हो सकती जैसे मेरे ख्याल में खास तौर पे मुशर्रफ के दौर से शुरू हो गई थी. और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया था 2008 के बाद, तो वो हामिद मीर पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद that debate has been suppressed and really hasn't been revived. So, you know, I suspect some people will wring their hands, will talk about the current legacy. I think it's also good sort of आप देख लें कि किस तरह से बाजवा की legacy की बात होती है. परवेज मुशर्रफ
was much more open about, it is much more open, his transgressions, but he wasn't held accountable. So I'm not holding my breath कि जनरल बाजवा पे भी उसी किस्म की तनकीद होगी या नहीं होगी. The institution, जो फौज है, अपने आप को डिस्टेंस तो जरूर करती है, फासला रखने की कोशिश करती है, जैसे मुशर्रफ की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी पोस्ट 2008, but at the same time it protects its own. Not holding my breath too much Yeah, there. I was gonna say when you mentioned बाजवा के इस हफ्ते तो बाजवा साहब पे एक तनकीद करने पे MNA शंदाना साहिबा के ऊपर सेडेशन का चार्ज भी लग गया. तो that's where we are कि That's रिटायर्ड where we are. अफसर के ऊपर जहाँ हम कहते हैं बात हो रही है उस पर खुला बात करने की भी एक लिमिट है. एंड ऑफ कोर्स a sedition case in and of itself is a colonial relic. We've talked about this time and time again. And MNA Shandana, I've interacted with her on a couple of, television shows and in-person meetings. She's one of the saner voices in the PTI that you can actually hold a conversation with and engages with you on facts, not propaganda. Overall, that's been my impression. I don't know about you, but to even push those kinds of people towards a charge like sedition, it's heinous in any case, but even in this instance, it's like atrocious what you're doing. I mean, it tells you exactly. It tells you that the state's tactics haven't changed, right? Nothing has really shifted, and I think that's actually the primary problem. अगर वही इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बगावत के. मैं शानदाना गुजार is a very smart woman, has been involved in lots of policy decisions. I do have a lot of respect for her. However, I do think that just in terms of propaganda, obviously, जब आप किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं और एक खास लाइन ली जा रही है, obviously she takes that line. I don't hold that against her. I do think she is an important person to have in parliament, and a sedition charge against her is absolutely, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मजम्मत करनी चाहिए, और से जाहिर होता है कि nothing has really changed. Yeah, and speaking of like the Musharraf era and how it continues to impact it, we'll talk about terrorism in just a moment. But Fawad Chaudhry but sort of emerged as a political player in the Musharraf era, supporting a dictator. But today he again has been targeted in a way that should not happen in any democracy. And is now, Mandela, he referred to me, case to Mandela ke khilaf bhi hua tha. And Fawad Saab again, whatever anyone's this is, I think, Amber, a conversation that, I wanted to have with you. Now that we're here, I would love your thought. My view on this has been, no matter who you are, whether you are a TLP person who believes in lynching somebody who does namus-e-risalat, and I know a few people that believe in that, or you are somebody like Fawad who worked for a dictator, or somebody like Imran Khan who kind of says the ISI should go after people for corruption, which again is a violation of the constitution. But we should still stand for the constitutional rights of people like that, regardless of whether they are on the periphery or on the core or what their views are. And I think in the last few days of these cases coming out, sometimes, at least some people I watched that I consider more on the democratic liberal side, the lowercase L liberal side, have sort of, in a weird way, been giving out justifications for why this is okay. And at least my view is, it was condemnable yesterday, it is condemnable today, and it'll be condemnable tomorrow. It doesn't matter the type of person who's been targeted over here, because the law is still being misused and it is a relic of colonial times, and you shouldn't be doing this to anybody. I mean, yes, absolutely. इसमें मेरे ख्याल में कि अगर आप अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मुजम्मत करते हैं तो there's a problem. If you think that Musharraf abrogated the constitution and should be correctly tried for high treason, but you don't think that there's anything wrong with targeting these political leaders on the basis of laws that really are obviously misused by people in power, then there's a problem. अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का आइन आपकी बुनियाद है, फ्रेमवर्क है, in which to judge the application of law, or Pakistan's democratic institutions, then there's a problem if you can't condemn it. I'm very clear about that. Yeah. So, I just wanted to, just came to my mind as something that, we,
some But you people know, are I mean, like, I know we want to talk about terrorism, and I know that was one of the big stories. I think जो पेशावर में अफसोसनाक वाकया हुआ था, 100 से ज्यादा अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे. It was a very painful reminder again of the Musharraf, the end of Musharraf's era. Lal Masjid Corporation, मैंने यहाँ, you know, as a reporter, I also covered it. yeah. And the sort of explosion, and I mean that obviously in both senses, the word explosion of terrorism cases after that scarred Pakistan irreparably. It continues to scar us. Or ye bhi, before you sort of talk about your interview, I just want to say कि General Faiz, साबिक ISI के chief, उनका जो एक strategy थी on resettlement, जो इमरान खान भी उसकी कुछ तायीद करते हैं. The fact that he is also unaccountable, और उन्होंने पार्लियामेंट के पास नहीं लेके गए. अब इत्तेफाक करें ना करें कि बातचीत ऐसे लोगों से होनी चाहिए, but at least there should be some collective political input into it. But he did not ask, nor did Imran Khan ask for that political input. और ये वाज़े तौर पर इससे पहले भी इस्माइल खान साहब के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया था. उसके असरात ये थे कि बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द रीसेटल हुए थे, उनके स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हुए थे, उनमें इजाफा हुआ था, और वो अब उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं इस किस्म के वाकयात के साथ. जी, और इस पे you know, before we go to Ruhan's interview and then we'll have a discussion on this, I actually met some, इस हफ्ते जो है डीसी में एक छोटा सा ग्रुप आया हुआ था, सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट या लोकल पॉलिटिकल लोगों का जो फॉर्मर फाटा से हैं. There was a really good delegation and I met some of them. We had a good discussion. And one thing, obviously we talked about the Peshawar blast and the security situation. I wanted their take because they're very close on the ground, literally seeing, breathing, living through this nightmare unfold in front of their eyes again, unfortunately. तो उस पे एक जो पार्टिसिपेंट था, उन्होंने बड़ी मुझे जो बात जिसका I felt it really strongly, and I think it's important to communicate this because we often miss this in the mainstream conversation. कि लोग कहते हैं जी 100 लोग शहीद हो गए. अब इसके अंदर या वो पुलिस वाले भी जो लोग थे इस टेरर अटैक में, या हम कहते हैं 50 से 60 हजार 70 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए वॉर ऑन टेरर में. तो उस वन ऑफ दीज पीपल टोल्ड मी दैट ये कहना ऑफेंसिव है. ना वाज लाइक, क्यों ऑफेंसिव? वो कहते हैं हमने शहादतें दी नहीं, हमसे शहादतें ली गई हैं, हमारी इसमें एजेंसी नहीं थी. किसी ने आके हमें ये नहीं कहा कि आप जाके जो है वॉलंटरली जाएंगे और आपको यहाँ अटैक होगा और आपकी जिंदगी चली जाएगी, या आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके बड़े मारे जाएंगे. तो ये it was interesting to hear that and be reminded of this fact that in our discourse as well, when we say कि ये लोग शहीद हो गए, दहशतगर्दों ने इनको शहीद कर दिया, it's washing away over the fact that they did not choose to live. This was imposed on them, and it's about time we also talk about the flawed policies that have continued and led to this cycle of violence to continue for such a long time in that part. And these people deserve that voice and also deserve recognition that it's not like कि इन्होंने अपनी खुशी से जो है वो अपनी जानें दी और उनसे शहादतें बिल्कुल, हम भूल absolutely. जाते I हैं. mean, I think it's an interesting ये जबान, उसका इस्तेमाल, उसका religious जो overtones हैं, and why we use them is important. When I was at the BBC, उर्दू जबान में मैं सहाफत करती थी, हम हमेशा हलाक कहते थे. जाँ बहक और शहादत जो है उसकी जाहिर है there are particular religious overtones. आप जन्नत नसीब होगा आपको अगर आप जंग में इस तरह से आपकी हलाकत होगी. But we were very clear, and I think there's a very good reason why I think that word is better. They were killed, and they were, yeah, absolutely. But you have an interesting interview with Roohan Ahmed, who is a journalist working with Independent Urdu, और बहुत अरसे से वो terrorist groups पर reporting करते रहे. So let's have a listen to this interview. And just for the audience, this was recorded on Friday, so a couple of days ago. And so there have been new developments which we'll touch on right when we come back. But have a listen to the interview, and then we'll touch on what Ruhan said, especially towards the end. रुहान, शुक्रिया आपने वक्त निकाला. इस हफ्ते काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई. पेशावर में सुसाइड बॉम्बिंग के बाद 100 से ज़्यादा लोग मारे गए. पहले तो आप ज़रा सीन सेट करें कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, और उसके आफ्टर माथ में जो है रिएक्शंस क्या आया, क्योंकि ये मुझे लगता है सालों बाद इतना बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान में. जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी उजैर.
یہ منڈے کی بات ہے جب پشاور کی پولیس لائنز میں جو اندر مسجد ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پولیس کے کوارٹرز ہیں، پولیس کے دفاتر ہیں، بڑا ہائی ان کے اندر، تو ظہر کی نماز کے دوران ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مسجد کا جو حصہ ہے اٹ کولیپسڈ، اور اس کے بعد جو خبریں آنا شروع ہوئیں وہ یہ تھیں کہ کافی سارے افراد زخمی ہیں، لیکن ہم نے کچھ ہی منٹوں میں دیکھا کہ وہاں سے اطلاع آنے لگی ہلاکتوں کی. اور اب تک کی جو ہلاکتیں ہیں، جو کل تک جو اپڈیٹس تھیں ہاسپٹل سے اور سرکاری آفیشل سے، وہ یہ تھی کہ 102 افراد جو ہیں وہ دے ڈائڈ ان دا اٹیک. اور ابھی تک تقریباً 4 دن ہو چکے اس کے بارے میں اب تک آگاہ کیا گیا ہے افسر کی جانب سے. خاص طور پہ کے پی کے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، انہوں نے جو آگاہ کیا وہ یہ تھا کہ جو خودکش حملہ آور تھا وہ بالکل ویسے ہی داخل ہوا پولیس کے علاقے میں جیسے کہ دیگر پولیس والے داخل ہوتے ہیں. اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس بائک تھی، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور پولیس والوں نے اس لیے ان کو باہر نہیں روکا کیونکہ وہ ان کے اپنے ڈریس میں تھے، اپنی یونیفارم میں تھے. انہوں نے وہاں سے مسجد کا راستہ پوچھا اور وہ وہاں اندر گئے، اور ان کے جانے کے 11 منٹ بعد جو ہے وہاں دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کے بارے میں اگر بتاتا چلوں میں آپ کو، تو تحریک طالبان پاکستان جس پر شک کیا جا رہا تھا کہ یہ اس دھماکے کے پیچھے ہو سکتی ہے، اس نے اس دھماکے کو نہ صرف ڈس اون کیا بلکہ ان کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس کے اندر انہوں نے اپنے گائیڈ لائنز جو انہوں نے بنا رکھی ہیں اپنے ملیٹنٹس کے لیے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ عیدگاہوں، مسجدوں اور جنازوں میں ہم دھماکے نہیں کرتے اور اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ہی اسی دن جو ٹی ٹی پی سے جو ایک ٹی ٹی پی کا ہی اپنے گروہ ہے جس کو ہم پہلے جماعت الاحرار کے نام سے جانتے تھے، جب ملا فضل اللہ ڈرون حملے میں مارے گئے، اس کے بعد مفتی جو ہیں ابھی ان کے جو ابھی موجودہ ان کے چیف ہیں نور ولی محسود جب سربراہ بنے، تو اس وقت جماعت الاحرار ختم ہو گئی، وہ دوبارہ ٹی ٹی پی میں مرج ہو گئی. تو اس کے جو دو سینئر جو لیڈران کمانڈرز ہیں، ایک کا نام ہے سربراہ محمد اور دوسرے کا نام ہے عمر مکرم، جو اپنے آپ عمر خراسانی بھی کہتے ہیں. وہ ٹی ٹی پی کے سینٹرل شورا کے ممبر بھی ہیں. اسی طرح سربراہ محمد جو ہیں وہ ٹی ٹی پی سینٹرل کے شیڈو گورنر ہیں بلوچستان ریجن کے. ان کے جانب سے یہ ذمہ داری قبول کی گئی، ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی. اور کچھ صحافیوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو سربراہ محمد کی ٹیلی فون کال ریسیو ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور یہ حملہ ہم نے اپنے ایک ہلاک شدہ کمانڈر جو کہ عمر خالد خراسانی تھے، جن کو افغانستان میں پیس ٹاکس کے درمیان مارا گیا تھا، جس پر کافی زیادہ ہم نے ڈرفٹ بھی دیکھی تھی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان کہ یہ کس نے مارا، کیوں مارا، اور ان کا شک پاکستان کی جانب تھا. تو ان کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ ہم نے جو ہے یہ حملہ کیا ہے اور یہ حملہ ہم نے انتقامی کارروائی کی ہے عمر خالد خراسانی کی موت کی وجہ سے. لیکن جب ٹی ٹی پی کے جو سینٹرل اسپوکس پرسن ہیں محمد خراسانی، ان سے کافی صحافیوں نے مجھ سمیت جب یہ پوچھا کہ آپ جانب سے تو یہ کہا گیا کہ ہم نہیں کرتے حملہ، حالانکہ آپ کے 2 افراد جو ہیں وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، جو بیانات جاری کیے گئے ہیں، ان کو آتھینٹیکیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی جانب سے نہ ڈسون کیا گیا اپنے دونوں کمانڈرز کو، نہ ہی اون کیا گیا کہ یہ حملہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن اگر ہم اس کی پوری آپٹکس کو دیکھیں تو افغان طالبان کے اوپر کافی پریشر ہے کافی عرصے سے، کیونکہ ٹی ٹی پی کافی حملوں میں کافی تیزی آئی ہے، خاص طور پر نومبر کے بعد سے جب پیس ٹاکس جو تھی پاکستان اور ٹی ٹی پی کی وہ کولیپس کی ہیں. پاکستان کے آفیشلز، وزیر دفاع ہوں، چاہے وزیر داخلہ ہوں یا اس سے سینئر آفیسرز ہوں، ملٹری آفیسرز ہوں، مجھے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ٹی ٹی پی حملے کر رہا ہے اس کے لیے پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ جو ڈسون انہوں نے حملہ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہو کہ افغان طالبان پہ زیادہ پریشر نہ آیا ہو، یا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جو محمد گروپ ہے جماعت الاحرار جس کو ہم پہلے کہتے تھے، جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، محمد گروپ اور ٹی ٹی پی کے اندر وہ رفٹ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا برحال یہ ماننا تھا کہ جب عمر خالد خراسانی ایک پاورفل کمانڈر تھے ان کے، جب ان کی موت ہوئی تو اس پر ایکشن نہیں لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ حملے خود سے کرنا شروع کر دیے ہوں، کیونکہ جو ان کا ٹی ٹی پی سینٹرل تھی اس نے کارروائی نہیں کی. تو یہ پہلا حملہ نہیں ہے جو انہوں نے عمر خالد خراسانی کی موت کے انتقام جس کو قرار دیا ہو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے علاقے میں بھی ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑایا تھا، جس کے اندر 2 پولیس والے بھی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے. اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی سینٹرل نے قبول کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہم نے اس لیے کیے کیونکہ آپ نے
उमर खालिद खुरासानी को मारा था। शुक्रिया बहुत बहुत ओवरव्यू का। तो ऑफ कोर्स इसको हम फॉलो करते रहेंगे कि कहाँ से जो है स्प्लिट्स हैं, लेकिन आज जैसा आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो प्रेशर कम रखने के लिए डिसोन कर रहे हैं इस अटैक को, मेन टीटीपी जो है। हमने उसके बाद रूहान देखा कि मीडिया कवरेज में सवाल उठाए गए कि पेशावर जो केपी पुलिस है वो इक्विप नहीं है। उनके इंस्पेक्टर साहब भी आए टीवी पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास वो लेज़र गाइडेड गन्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान की साइड से इस पे क्या रद्द अमल आया? हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने भी आज, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, हालांकि उसकी हेडलाइन तो आईएमएफ बन गया, लेकिन असल जो कार्रवाई होनी थी या बातचीत होनी थी वो इसी अटैक के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर होनी थी। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा इस अटैक के बाद? जी उजैर, देखिए अब तक के जो रिस्पॉन्स हमने देखे हैं वो हर तरफ से आए हैं, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी जहां उन्होंने कहा कि किसी भी दहशत ग्रोह को पनपने नहीं देंगे, जो कि हमेशा वो इस तरह के बयान हमें देखने को मिलते हैं। मजम्मती करारदाद अप्रूव की गई, पास की गई कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया, आईजीकेपी ने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन ये वही बयानात हैं जो हम हर हमले के बाद, किसी बड़े हमले के बाद देखते हैं, तो उसमें कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आई। उसके बाद आपने एपेक्स कमेटी की बात की आज, तो उसके अंदर केपी के भी 2 रुकन इस दफा, पीटीआई को भी उन्होंने दावा दी थी, लेकिन वहां से भी जैसे कि आपने खुद कहा कि आईएमएफ की वहां से हेडलाइन बन गई, दहशतगर्दी या जो मिलिटेंट्स अटैक्स जो बढ़ रहे हैं उसके हवाले से ज्यादा उसमें कुछ चीज नहीं निकली। को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्टीज के कायदीन को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई है, जिसके अंदर वो आईएमएफ और ये जो दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस हैं आपके मुल्क में, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी, एक एंटी टेररिज्म पॉलिसी, वो हमें नजर नहीं आती उस तरीके से कि आपने करना क्या है। ना ही किसी ऑपरेशन के खिलाफ, किसी ऑपरेशन पर बात हो रही है, कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि शायद अब एक फुल फ्लैश मिलिट्री ऑपरेशन वहां लॉन्च किया जाएगा, लेकिन वो भी नजर नहीं आता। वो जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे थे वो वही चल रहे हैं, इक्का दुक्का कार्रवाई देखने में आती हैं। ना ही कुछ ये बताया गया है कि अफगानिस्तान से आगे क्या बातचीत होगी, क्योंकि हमने देखा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट को बताया था कि वो हमारा बरतर इस्लामी मुल्क है, वहां से लाखों अफगान बाशिंदे जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं आके। अब ये हमारे लिए जानना मुश्किल है कि वो अफगान है या पाकिस्तानी है, या फिर वो दहशतगर्द हैं या मासूम लोग हैं। इस तरह के बयान हमने देखे, लेकिन कोई भी क्लियर कट हमें वहां से स्टेटमेंट जारी होते हुए नहीं नजर आया। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के, मुत्तकी साहब, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान अपने मसाइल कल अपने घर में ढूंढे। तो यहाँ तक तो ये बात अफगान तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान में भी रिफ्ट नजर आ रही है, लेकिन कोई क्लियर पॉलिसी पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें रियासती पॉलिसी इस पर कंफ्यूज नजर आती है कि हमें डील किस तरह से करना है इस मामले को। तो ऐसे में लोग यही सोच रहे हैं बैठ के शायद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके अंदर ये बातचीत होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा हमला आपके पास हो जाता है, आपने खुद बताया अपने इंटरव्यू में कि ये एक बहुत बड़ा हमला था, शायद रिसेंट हिस्ट्री का पाकिस्तान में अगर देखी जाए। हालांकि इससे बड़े बड़े अटैक्स होते रहे हैं, लेकिन किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर अब तक का होने वाला सबसे बड़ा हमला था पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन इस पर नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है, अगर आपने दोबारा बातचीत भी करनी है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान मना कर चुकी है हम नहीं करेंगे, यहाँ आपने ऑपरेशन करना है या आपने अफगानिस्तान से कोई बातचीत करनी है, उस पर देखें आप, आपकी सारी जमात एक तरफ है और आपकी मुल्क की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त है वो पार्लियामेंट से बाहर है, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। धमाके के बाद भी हमने देखा कि खान साहब का जो मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली नहीं आई। वो ये कहते रहे कि मैं जो हमारी बातचीत की पॉलिसी थी वो बिल्कुल ठीक थी। अफगानिस्तान के अंदर बहुत अरसे बाद एक पाकिस्तान की हामी अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी, तो अगर हम उनसे बातचीत के जरिए मामला हल करते तो मामला तय हो सकते थे और पाकिस्तान में अमन आ सकता था। तो अभी भी वो प्रॉब्लम को जैसे कहते हैं ना, एडमिट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से तो बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान जब जैसे अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान ने पहला मामला जो उठाया था वो ये उठाया था कि आप अफगान तालिबान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए टीटीपी से कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ हमले बंद करें, जिस पर जो है जो अफगान तालिबान की जो मरकजी रहनुमा जिसे कहते हैं, खासतौर पर हक्कानीज जो हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है टीटीपी के ऊपर। जाहिर सी बात है वजीरिस्तान वगैरह में साथ रहे, उन्होंने कहा कि आप इनसे बातचीत करें। आपने बातचीत शुरू की, बातचीत के दौरान भी जो उनका अलग हो गया हाफिज गुल बहादुर का, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमले करता रहा है। उन्होंने तकरीबन 10 कुछ हमले ट्राइबल एरियाज में किए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। तो वो
पीस टॉक्स काम नहीं की, कोलैप्स कर गई, फिर हमले शुरू हो गए, लेकिन खान साहब अभी भी इसी पर ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि बातचीत की जानी चाहिए, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो ऐसे में अगर हुकूमत किसी ऑपरेशन या किसी भी किस्म की पॉलिसी डेवलप करती है तो उसके अंदर आपको तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना होगा। जब तक वो नहीं होता, जब तक नेशनल कंसेंसस एक डेवलप नहीं होता, जब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया जाता है या फिर कोई नई पॉलिसी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सियासी कायदीन की तरफ से भी जो है वो कोई भी हमें कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं नजर आती। इसीलिए शायद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि अगर किसी भी इकदाम के नतीजे में कुछ भी गलत होता है या सही होता है तो तमाम सियासी कायदीन वहां पर उसको ओन करने के लिए तैयार हों। जी देखें, उस पे हर चीज़ पे कंसेंसस ही मसला है, मईशत हो या ये इशू हो, ऑल पार्टीज में आई थिंक अगर आप कंफर्म कर दें, मैंने सुना है कि खान साहब ने मना कर दिया है कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे उस बातचीत जी को। खान साहब, जी इस हवाले से तक चल रही है जमान पाक के अंदर, जिसके अंदर दो बड़े मामला जेर गौर हैं। एक मामला तो ये है कि खान साहब ने तमाम 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने। दूसरी बात ये कि क्या उन्होंने जाना है या नहीं जाना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इस हवाले से जराए से खबरें चलती हुई हमने देखी है कि खान साहब ने जो है वो मुस्तरद कर दी है दावत। हो सकता है खान साहब खुद ना जाएं, लेकिन ये मुमकिन है कि शायद खान साहब अपने कुछ नुमाइंदे उस मीटिंग में भेज दें। तो अब तक कोई फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन बहरहाल पीटीआई पर इस वक्त प्रेशर है कि कम से कम वो एपीसी में जाएं और जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें, क्योंकि अगर एपीसी कोई बड़ा फैसला लेती है और उसके बाद खान साहब जो उनकी पार्टी जाके उसको उसके खिलाफ जाके उसको अपोज करती है, तो फिर खान साहब को ये बलाल तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी कि आपको इनवाइट किया गया था, आपको एक फोरम पे बुलाया गया था, लेकिन आप वहां पर नहीं गए, आपने अपना मौक़िफ़ या अपना नुक्ता नजर वहां नहीं रखा, तो अब आपको उसके खिलाफ जाने का भी शायद कोई वो मोरल आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो खुद ना भी जाएंगे तो शायद किसी को भेज देंगे, लेकिन अभी ये उन पे बातचीत चल रही है, कोई फैसला नहीं किया गया। अच्छा, आखिरी सवाल रूहान, आप इस्लामाबाद में हैं, एक्सपर्ट से भी बात करते रहते हैं, बाकी ज़राए से भी बात करते रहते हैं, आपको क्या लगता है आगे आने वाले हफ्तों महीनों में सिचुएशन क्या और बिगड़ेगी सिक्योरिटी की, या ऐसा है कि इस अटैक के बाद शायद अफगान तालिबान भी टीटीपी को कहेंगे ज़रा प्रेशर बढ़ रहा है तो हल्का हाथ रखें? सर देखिए, मेरे ख्याल से अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी को पहले भी अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि आप जो है वो ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे हम पे ज़्यादा प्रेशर आए या जिससे पाकिस्तान जो है वो हम पर डायरेक्ट उंगलियां उठाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब भी कोई हमला होता है तो अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारी सरजमीन पर टीटीपी के जो रहनुमा है, जो सरबराह हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो मौजूद नहीं है। हालांकि जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो हमारे जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि ना सिर्फ अफगान तालिबान के पास टीटीपी के लोग मौजूद हैं, टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, बल्कि जो हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है वो भी इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि हम अफगान तालिबान की बात को यकीन कर लें कि हमारे पास नहीं है, वैसे मुमकिन नहीं है। उसके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जाती हैं, उसके खिलाफ फिर जो हमने मीटिंग्स देखी हैं अभी पिछले चंद माह पहले तक, तो पाकिस्तान के जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं या जो ट्राइबल एल्डर्स हैं वो वहाँ टीटीपी से बात करने जाते रहे हैं। तो ये इसका वाज़ेह सबूत है कि कोई वहाँ पर है तो बातचीत हो रही है। उससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स भी जब फैज हमीद साहब इंटेलिजेंस चीफ थे वो वहाँ जाते थे सरीना पर, उनका वो चाय का कप हमें याद है, वो जब बातचीत करने गए थे, तो वो बात तो मौजूद है। दूसरी बात, जहां तक आपने हालात की बेहतरी या अबतरी की बात की है, तो फिलहाल मुझे हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अभी हमारी पॉलिसी ही कंफ्यूज है। आईजीकेपी कुछ कहते हैं, वजीर दिफा कुछ कहते हैं और किसी और जानिब से कुछ और बयान आते हैं। उनका ये कहना है कि हजार, तो हजारों की तादाद वाली बात है उसको मैं नहीं मानता। हाँ, सैकड़ों आप कह सकते हैं, हजार वहां नहीं आए, लेकिन जब अगर वहां पर सैकड़ों की तादाद में भी लोग आए थे तो उन पर नजर रखना या उनको जो उनका प्लान था उस हिसाब से उनको वहां सेटल करना किसकी जिम्मेदारी थी? अगर वो वहां मौजूद हैं तो वो उनको लाते वक्त कुछ तो लिखत पड़ा जिसे आप उर्दू में कहते हैं, वो तो हुई होगी ना, कौन कौन वहां पर आया है, क्या क्या उनके एड्रेसेस हैं। अगर आपके पास मौजूद है तो आप वहां जाके देख लें, लेकिन उस हवाले से भी कोई मालूमात हमारे पास नहीं आ रही। तो जो लोग यहाँ थे पहले से मौजूद और जो लोग वहां पर आए उनके दरमियान शायद कनेक्शन या दोबारा राब्ता बहाल हो गया है, और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। अब दहशतगर्दी कार्रवाइयां वजीरिस्तान के पीछे निकल के हमने देखा इस्लामाबाद में भी आई। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था डिप्लोमेटिक सर्कल्स की वजह की तरफ से भी कि जो है वो आप इसका सदेबाब करें।
بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھماکے اکثر ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سیپریٹسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک سیکیورٹی سچویشن ایک بڑی ابتر ہے. ٹی ٹی پی کی کاروائیاں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال تھمیں گی. اس کے لیے آپ کو ایک پالیسی چاہیے ہوگی، اس کے لیے آپ کو پلان آف ایکشن چاہیے ہوگا. وہ پلان آف ایکشن اور پالیسی جب تک نہیں بن جاتی اس وقت تک آپ اور میں صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہم بات بالکل سرٹنٹی نہیں کر سکتے. تو فی الحال اس کے بعد بھی، پشاور کے بعد بھی ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی نے میاوالی میں ایک پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی ان کے وقتاً فوقتاً ان کے اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہم اساسینیشن کی یا کسی کو پولیس والے کو مارنے کی یا کہیں اور حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. تو ان کی کارروائی میں کمی آتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی واضح پلان آف ایکشن نہیں ہوتا تو یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ملک بھر میں بڑھیں گی. چلیں زروان، شکریہ بہت بہت رپورٹنگ کا. آپ اپنی رپورٹنگ کرتے رہیے، ہم آپ کو ایک بار پھر آنے والے دنوں میں دعوت دیں گے ایز دا سچویشن ڈیولپس. اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بٹ کور کرتے رہیے گا. اور پوڈ کاسٹ پہ آنے کا شکریہ، اینڈ وی ول اسٹے ان ٹچ. تھینک یو. تھینک یو سر. تو امبر، یو ہرڈ دس آف کورس جمعے کو یہ کیا. اور میرا آخری سوال جیسے آپ نے سنا روحان سے تھا، آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے؟ انہوں نے کہا حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آج اتوار کے دن کوئٹہ میں ایک اور بلاسٹ ہوا، دس ٹائم responsibility claimed by the TTP. So you're on the ground, you were, obviously in touch with folks. Is the seriousness to this thing returning finally, or are people still walking on eggshells about what to do with this threat? I think is what's really key is that we have a new army chief in place who's finding his feet. And I think it's also worth pointing out کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور شاید درست ان کی سمجھ ہے، کہ یہ جو سیڈیشن کے کیسز ہیں، بغاوت کے کیسز ہیں، these are actually coming directly from the army as well. لیکن ڈو آئی سی کہ جیسے اب مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب نے کی APC کال کی، it seems like a very different environment جو اس وقت 2014-15 میں تھا to now, despite the fact کہ Imran Khan was leading obviously a dharna against the then government of Nawaz Sharif. And also we had an army chief at that time who had been in place for a while. I don't see that kind of clarity at this point. اس لیے کیونکہ اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ آگے نئی حکومت کب آئے گی. Imran Khan is obviously angry and is resistant to any inclusion in these kind of politics as well. And یہ میں بھولنا نہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایسے صوبے میں کوئی 9-10 سال رہی تھی. So they're important stakeholders. So his refusal on the basis of the fact that he's not going to sit with them, مانتے نہیں اس حکومت کو, I think that's unfortunate. And I don't see that clarity emerging that we saw post 2014. Yeah, I think which is why polarization is worse. And Roohan also said this کہ TTP کی اسٹریٹجی اور ایون طالبان کی اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہے جب ان کا موڈ ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارے جو ہیں ہم نے کیا ہے. جب تھوڑا سا زیادہ پش بیک کا خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک روگ گروپ نے کیا ہے. طالبان ویری پولیٹیکل چوائسز. طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی سرزمین سے ہو رہا ہے، وہ اپنے مسائل خود حل کریں. اب جو ہے سعودی اماراتی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی کابل سے باہر آ رہے ہیں یا آلریڈی دیو لیفٹ ایز پارٹ آف دس پریشر کیمپین، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ہبت اللہ خنزادہ سے کندہار میں بات کریں گے کہ اس پہ کچھ کیا جائے. تو اگین پاکستان also seems like clutching at straws. Roohan felt the same way as well. And I think again اس کی اگر ہم مشرف کے زمانے پہ نظر دہرائیں تو یہی چیز نظر آتی ہے. فار ایگزامپل اس ہفتے جب پشاور بلاسٹ کے بعد I was watching a couple of interviews where policemen from KP were on air, particularly on Gio Khanzada's interview. تو وہ کہہ رہے تھے جی ان کے پاس لیزر گنز بھی ہیں، نائٹ ویژن گاگلز بھی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ آ نہیں رہا. اور پھر KP اور obviously PTI اور PMLN کی وار آف ورڈ شروع ہو گئی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آپ کو 400 ارب روپے دیے گئے 10 سال سے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ملے، ہمیں فنڈنگ پوری نہیں آتی فلانا. یہ بات امبر میں آپ سے شیئر کروں، میں 2014-15 میں جب اپنی ماسٹرز کی ریسرچ کر رہا تھا آن پاکستان کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین، تو کراچی میں I had similar conversations with CTD officials. وہ کہتے تھے لیاری گینگ وار میں ہمارے پاس جو آرمرڈ پرسنل گاڑیاں تھیں وہ اتنی بیکار تھیں
कि लियारी के पास जो आर्मर पियर्सिंग, उनके गैंग्स के पास जो आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स और होती थी, they would cut through that armor on their cars, and so they had to retreat, and then of course the Rangers had to be called in because we were not procuring the right weapons at that time. और 10 साल बाद जो है अभी भी केपी में not procuring the same type of weapons to keep officers, soldiers, police personnel safe, which should be the first, the most important thing in a frontline state, but that capacity is not there, and it does not seem like, given the economic situation, बहुत जल्द कोई resolve होने वाली है, although the enemy has innovated, has found out more weaknesses in your front lines, and is really coming after you because they sense an And it's opportunity. exploiting your political differences and using those politics as well. Let's bear that in mind. Yeah. We also have to think ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, उनका एहतजाज, वो interviews. I want to just point out, मैं भी आप एक वाकया सुनाती हूँ, जब 2013-14 में जब पोलियो वर्कर्स पे बहुत अटैक्स हो रहे थे, and I did stories there when I was a reporter. जो मुझे पुलिस वाले क्या बताते थे कि हम गिरफ्तार भी करते हैं तो हमें कॉल आती थी और हमें कह दिया जाता था कि उनको रिहा कर दिया जाए. So also that's the state policy towards where the police are cogs, and they can only do so much. अगर उनके पास असलहा नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास फंडिंग नहीं है, और अगर वो अपना काम करें भी, which is to arrest, at least incarcerate, ताकि वो आगे मामला बढ़ सके into the courts, उनको ये भी अगर फोन कॉल मिली जाए कि रिहा कर दिया जाए, तो फिर पुलिस वाले, तो फिर आप essentially you're treating them like cannon fodder. या नंबर इसके अंदर ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया. मैंने जो सुना था, एंड आई वेरीफाइड दिस आफ्टर दैट फ्रॉम मल्टीपल पीपल हु हैड दीस कन्वर्सेशंस विद सोल्जर्स एज वेल, कि इवन जो आपके फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स होते थे उस जमाने में फाटा में, वो रेड करते थे, वो उठाते थे किसी को, और इंट्रा इंस्टीट्यूशनल उनको कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आते थे कि भाई इस बंदे के साथ करना क्या है, छोड़ देना है, रखना है. एंड इवन द पेशावर बॉम्बर अपेरेंटली, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड सो फार, is that he had been arrested initially and then let go of. Now, why was he let go of? Who made that decision? What was his file? Was there background checks going on? Don't know, but he was arrested and he was let go of, and here we are now. So ये institutional जो tug of war थी, ये सिर्फ पुलिस और agencies के दरमियानी, agencies के अंदर भी जो है both civilian and military side पे एक तरह से डिसएग्रीमेंट होती थी कि करना क्या है, and there were wheels within wheels running, and still are on this topic. Mm-hmm. Yes, so wheels within wheels. I think let's move on to another sort of not great happy news, which is IMF and what's happening there. Wheels within wheels. मैंने इसलिए आपको segue इसलिए दिया because as far as I understand, और मेरे ख्याल में it's been reported on very well, और साफ जाहिर भी हो रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनकी they're not able. The IMF is coming hard on this current finance team, and various ministries are related, and they're not able to handle the situation. I know that you did an interview with Khurram Hussain as well, Pakistonomy. मैं आपको plug का मौका दे रही हूँ ज़ैर. जी, वो एक जबरदस्त कॉन्वर्जेशन थी. खुरम के रात के गम आवर चल रहा था और मेरा फ्राइडे का गम आवर जल्दी शुरू हो गया था. तो वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन एंड इट्स बीन वर्स सिंस देन एज वेल, क्योंकि उस दिन जब हम कर रहे थे तो एपेक्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ को स्टोरी बना दिया, तो वो हेडलाइंस एंड एवरीबॉडी गॉट स्पूक्ड आउट. आज भी उन्होंने कोई मीटिंग चल रही थी कश्मीर के ऊपर, तो उधर भी आईएमएफ का क्या है, वो फुल जो है देर लुकिंग थ्रू आवर बुक्स एंड एवरी सब्सिडी एंड एवरीथिंग एल्स वी आर डूइंग एंड देर बीइंग हार्ड. अंबर, इसके अंदर देखें, एक मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आई थिंक अगेन वी शुड कॉल आउट द चॉइस ऑफ लैंग्वेज हियर बाय पॉलिटिकल लीडर्स. द IMF is not being hard. The IMF is simply saying you follow through on the promises you made. Now, if you are going to enter that meeting, and this is on the record, Shehbaz Rana has reported on it, Mehtab Haider has reported on it, Khali Kayani, it's been reported in the media, but for the audience who hasn't been following, आपका circular debt management plan आप propose करने जाते हैं, you're behind on that plan in any case, and you sit in that meeting and you come out and you give an interview, and what is the minister in charge of that negotiation saying? Minister Khurram Dastagir Khan, he's saying things like कि हमने उनको कहा पहले अभी हम थोड़ा सा अभी बढ़ाएंगे, समर में थोड़ा और बढ़ा देंगे, अगस्त में बढ़ा देंगे. ओ भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है इस वक्त, तो वो आपकी बात, पहली बात ये वाली बात तो मैं नहीं मान रहा, तो वो क्यों मानेंगे? फिर वो कहते हैं जी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर हमें जो है
ٹائم پہ سبسڈی کے پیسے ریلیز کر دے تو سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا. نمبر ایک یہ آپ کے اندرونی معاملہ ہے, آپ اس کو سالو کر لیتے پہلے تو ظاہر بہتر بات ہوتی. دوسری بات, اگر وہ آپ کو پیسے دے بھی رہے ہیں تو آپ کان یہاں سے پکڑے ہیں یہاں سے آ کے پکڑے, بات تو ایک ہی ہے, ڈیٹ بڑھ رہا ہے نا آپ کے سسٹم کے اندر, کسی نے تو وہ پیسے ادا کرنے ہیں, وہ گیپ برج ہونا ہے. تو اس طرح کی فضول ترین باتیں کرنا ان اے ویک جہاں آئی ایم ایف آیا ہوا ہے, یو آلریڈی لیٹ. I don't think the IMF is being hard. The IMF is just simply saying کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ. Obviously, there's good reason for that trust deficit. There's good reason for the IMF to bring out the magnifying glass اور بالکل کتابیں آپ کی جو ہیں ان کو اچھی طرح دیکھے کہ بھائی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, کیا ہے آپ کے پاس, کیا پلان ہے. Absolutely valid, but I do think that the IMF is also a very convenient scapegoat for any political government really, actually. Forget political government, any government کو کہہ سکتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, مہنگائی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے, ہم کیا کریں, آپ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑا ہے یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے. So it also sort of transfers responsibility for not being able to manage your finances, manage your books, manage any reforms that you had an idea or have an economic plan, and you can easily shift blame on the IMF. So that's a political choice. بالکل, اینڈ دی گورنمنٹ پارٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ اگر ہم نے مشرف کی بات کی تو مشرف نے کوشش کی تھی تاجروں پہ ٹیکس لگانے کی, وہ عامر بھی نہیں لگا سکا. خان صاحب کی گورنمنٹ نے کوشش کی, وہ بیچارے بھی پی او سی شبر زیدی صاحب لگا رہے تھے, وہ آدھا کام رہ گیا. اور اس حکومت نے تو ٹویٹ کر کے پہلے ریورسل کر دیا, مفتاح بھائی پلیز لک انٹو دس. انہوں اور نے کہا اب کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہاں, ہم اب انہوں کوشش نے ہی کہا نہیں چھوڑ ہی دو یار, کرتے, مطلب فائدہ ہی نہیں ہے کوئی کرنے کا. تو یہ سچویشن ہے آئی ایم ایف پروگرام کی. آج فائنینشیل ٹائمز کا ایڈیٹوریل بھی آیا ہے, پاکستان از آن دا برنک, پاکستان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت رہے گی. اور خرم سے وی ڈیڈ ان دیٹ پوڈ کاسٹ, جسٹ آئی گیو یو the folks who may have missed that conversation, کہ ایون ان دا بیسٹ کیس سینیریو, اگر آج اتوار ہے, پیر کے دن آئی ایم ایف اور سعودی وغیرہ ملا کے 5-6-7 ارب ڈالر پاکستان کو دے دیں, تو by our assessment in terms of adding up the math, it's not complicated math, June tak Pakistan will be back to this position at the very least. So again, what is the plan? We don't have a plan. The finance minister is saying کہ سیلانی ویلفیئر اور سٹیزنز فاؤنڈیشن سے ہم 2 ارب اکٹھے لیں گے, میری ایک نئی نوکری شاید اس پہ لگ جائے. اور دوسری طرف جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انٹرسٹ فری نظام جو کر دیں گے تو وہ کریں گے. And that's where we are. And I think iske andar, I think Amber, on the political side of this, the dangerous thing that I'm beginning to see, you tell me about this, are statements coming out from people like Saad Rizvi, who are mocking the very existence of the state in terms of aapke paas nuclear weapon hai, aap chale jate hain bheek maangne, koi deta hai nahi deta, ہماری والی اسٹریٹجی کرو, ایک ہاتھ میں قرآن رکھو, ایک ہاتھ میں نیوکلیر بم کا بریف کیس رکھو, اور سویڈن جاؤ اور کہو معاف کرو قرضے اور مدد کرو, نہیں تو لو پھر گوری آیا. یہ والی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ ریزونیٹ بھی کر رہی ہے لوگوں میں, اینڈ اٹس ویری ڈینجرس. So, دیکھو, just to put TLP and its activities into context, election year ہے, TLP has become very active. ان کے ہر جمعے کے روز مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی میں کچھ نہ کچھ احتجاج رہتا ہے. یہ والی جو ایٹم بم اور ہمیں کیسے داغ دینا چاہیے یا استعمال کرنا چاہیے فار آئی ایم ایف نیگوسیشنز, چلیں ڈار صاحب کے بعد اب سعد رضوی کو لگا دیتے ہیں وزیر خزانہ, بٹ on a serious note, his father actually used to also say the same things. So he's repeating it and he's cashing in on it. اور یہ تو ہوتا ہی ہے, مطلب جب کمزوری نظر آتی ہے تو جن کو سیاسی موقع نظر آتا ہے تو وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں, اور جو لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو معیشت یا معیشت جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی, they will fall for it obviously because those numbers are hard to, those ideas are hard to put into context جب آپ کی روزمرہ کی زندگی سال با سال مشکل ہوتی جا رہی ہے, جہاں آپ it's harder to make ends meet. Yeah, no, I agree. And I think we'll cover perhaps next week the IMF in a bit more detail, because 6-9 تاریخ تک کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہاں جا رہی ہے سچویشن, بٹ خراب ہی ہیں حالات, اور اس پہ ہم نظر رکھے رہیں گے. آخری سیگمنٹ نمبر, ونرز اینڈ لوزرز. آئی ڈونٹ ہیو اینی ونرز ٹوڈے, بٹ لیٹس اسٹارٹ وتھ یو so that you can share who your winner and losers are, and then I have 2 losers in my book today.
You have two losers. Okay, I have a winner and a loser. I will say that for me, the winner of this week is कराची के नाजमाबाद के जो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर है हाशिम पंगवार उनका शायद नाम है. आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई अपोलोजाइज. लेकिन उन पे बहुत तनकीद हुई उन पे कि उनके किस तरीके से वो ड्रेस करते हैं, वो कपड़े क्या पहनते हैं, मेकअप करते हैं, ट्रांसजेंडर है, गे है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. But I think he's really taken it on the chin, and he's really I admire his courage in the face of such criticism. So I think he's a winner to me. He or she, I don't know which pronouns he or she uses. Let's My go with loser they. of the We'll go with they. We'll go with they. That's really safe. So my loser of the week is obviously the PTA, the Pakistan Telecommunications Authority, जिन्होंने इस हफ्ते विकिपीडिया को की जो सिग्नल्स थे, अभी उसको बंद कर दिया essentially. और ये जाहिर है काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग how Wikipedia works. And what other tactics or strategies they could have used, how information flows in the 21st century. And really, I mean, if you're just going to burn the library down when you just want to take out a few books, you're one of you. आप चंगेज खान बनना चाहते हैं. I don't think it really shows that you're interested in Pakistani students, in information, in Pakistani students benefiting or not benefiting in any kind of digital transformation. It applies across the board. So, loser of the week. Yeah, Wikipedia पे Amber again हम काफी last week heat मिली थी on the Adani story and the Modi documentary. तो as if on cue PTA ने कहा कि एक second hold up, हम भी हैं भाई, हमें ना भूलो, आपको बैन करके दिखाते हैं कि असल बैनिंग होती क्या है. उधर तो चलो BBC फिर भी चलता है, एक डॉक्यूमेंट्री पे ब्लॉक लग गया. इधर उन्होंने कहा पूरा का पूरा खाता बंद करो क्योंकि हमें मसले हैं, और विकिपीडिया को बैन लगा दिया गया. और आर्बिट्ररी बैन है, अजीब सा फजूल वाहियात किस्म का बैन है. लेकिन हम बैनिस्तान में रहते हैं, तो बैनिस्तान में यही चीज़ें होती रहती हैं कि पीटीए का काम जो है वो किसी ना किसी तरह इन चीज़ों को बैन करने से मुल्क ठीक हो जाएगा. और हम इसी तरफ जो है वो चलते रहेंगे कि कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं, कभी इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट को बंद कर देते हैं, कभी विकिपीडिया पूरा का पूरा, पता नहीं इंटरनेट ही ना बंद कर दें. वॉइस ऑफ अमेरिका आप नहीं देख सकते पाकिस्तान में. DW उर्दू की मेरे ख्याल में वेबसाइट बंद है. There's a number of other places, Slate I think you can't open in Pakistan as well. तो वो तो चलता है. People are using VPNs. मुतबादल तरीके होते हैं. Again, like I said, you can't restrict the flow of information. And if you think that you're protecting पाकिस्तान and पाकिस्तानी लॉ, हमने आइन और कानून की बात की थी मुशर्रफ के से मुतल्लिक, मगर मेरे ख्याल में कि ये ऐसी चीज है जिसपे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते. मैं आखिरी इस पे बात करना चाहती हूँ कि PTA exercise its powers under the social media rules and regulations जो 2019 और 20 में notify हुए थे, gazetted है. Those were challenged. I was among the petitioners who challenged those rules and regulations. I think it's worthwhile to find out whether PTA can still do that, if those rules and regulations are still suspended. And I think it's a point for anybody who cares about free speech to challenge the PTA. Yeah, I was talking to a couple of folks who've been involved on the legal side of this, and that's what they were saying as well, कि ये मंडे तक हम देखेंगे कि ये कानूनन सही भी है कि नहीं, क्योंकि कानून जो है वो, as you said, has been disputed, and it's not, I don't think PTI has the legal mandate to use those legislations. But again, अब जिस मुल्क पे, जैसे हमने रिको डिक की कुछ हफ्तों पहले बात की थी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून पास होने से पहले ही उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दे, तो वहां मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें जो है हम कुछ जाएंगी. शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा फिर भी बेहतर है, तो लेट्स सी. नहीं, लेकिन अब लेकिन हम क्योंकि इंडिविजुअल्स पे इनसार करते हैं, अब तो चीफ जस्टिस भी बदल गया, टर्मिनल आ गए जी, तो अब वो शायद सारा मामला इसी में लिपट जाए. मेरे दो लूजर हैं अंबर. फर्स्ट लूजर continues from our story last week, is Adani. Over $100 billion wiped out. The man had to come and release a video. It did not help. Outflows are continuing out of the Indian stock market, in particular out of Adani Enterprises. The Reserve Bank of India has asked for a detailed
assessment from state-owned entities, state-owned banks on how much exposure they have. And even though the share purchase FPO was fully subscribed last week, they decided to back out of it because, again, जो उसकी प्राइस थी कोई 3,200 रुपए के आसपास थी और शेयर ऑलरेडी 2,000 पे आ चुका था जिस दिन उन्होंने कैंसिल किया, and the downward trajectory has continued. So Adani continues to be the loser, and Hindenburg is perhaps, maybe I should say on the flip side, is the winner for this week, क्योंकि इस तरह की ट्रेड करना जो जबरदस्त काम उन्होंने किया है, I think it's awesome. And then my other loser of the week is becoming a trend now, time and time again, is Finance Minister Dar Saab. Because अगर आप $2 अरब चंदा इकट्ठा करना आपकी स्ट्रेटजी है तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है, और घबराना फिर शुरू ही जिन्होंने नहीं किया था वो भी कर दें. और मुझे तो इस हफ्ते अंबर on that note, after sort of talking to people in Islamabad on the negotiations with the IMF, घबराहट तो काफी हुई, क्योंकि जब आप बात करते हैं लोगों से तो वो कुछ लोग जो इनर सर्कल्स ऑफ पावर के करीब हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि डिलूजन में हैं अभी तक लोग, और इस डिलूजन में हालात और खराब ना हो जाएं, लेकिन उनका I don't know about ठीक हो जाएगा delusion. I सब. mean, I think there is a recognition that this is not going to be easy. But anyway, घबराते नहीं हैं, बहुत साल हो गए हैं. उज़ैर अब तो आदत सी हो गई है. अब तो आदत सी हो गई है. इसी नोट पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आतिफ असलम का आदत लिंक कर दिया मैंने, जो लोग एंड तक आए गमार शुरू कर दें. कराची में इस वक्त जो है वो रात के 11 बज रहे हैं. इतवार का दिन है, गम आवर है, कल काम पे जाना है अंबर ने, तो उधर हम खत्म करते हैं. मेरा यहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो गम आवर स्टार्ट्स अर्ली अगेन. But again, thank you for taking out the time, Amber. Always good exchanging thoughts on these developments. And we will, I think, next week, let's see, we should try to cover takeaways from the IMF, but also takeaways from the media coverage of the Musharraf funeral and his death. State funeral and response. I think that should be interesting to watch out for. So we'll cover that. And in the meantime, hope you like this episode of Nazuk more. Subscribe to our channel, share with your friends and family. We're both on Twitter. Comments जो हैं लोग काफी active हो चुके हैं पिछली 2 episodes में. So I hope that interaction continues. I don't know about you, but I like scrolling through some of the troll-worthy comments sometimes as well. Maybe we'll pick some winners and losers from our comments next time. Let's do that. Yes. So for folks who like particular comments, आप वहाँ जाके like कर दें तो we'll start looking over कि कौन सा जो है shortlist में आना चाहिए. But in the meantime, we'll see you next week. Khudafis.